बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और बड़े इम्पॉर्टेंट जेनेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 के लेक्चर नंबर 9 और 10 में। कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स जीन लिंकेज का, उससे एसोसिएटेड क्रॉसिंग ओवर का और फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के मेथड का और उससे एसोसिएटेड जीन मैप करने का। ये सारी की सारी बातें हम लेक्चर नंबर 9 और 10 में मिला के पढ़ेंगे, बिकॉज का ये कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, अटैच्ड हैं या एंकर्ड हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे आप लोगों के साथ जीन लिंकेज की। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आंख के एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो आपकी आंख में बेतहाशा करैक्टर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी आंखों का रंग कैसा है, आपकी आंखों के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है वो कैसी है, आपकी आंखों में रॉड्स एंड कोन्स का प्रोपोर्शन क्या है, राइट। आपका लेंस की शेप कैसी है, आपकी लेंस के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका लेवल कितना है, आपके आइरिस मसल्स कितने स्ट्रांग हैं या वो बाय बर्थ ही वीक हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक सिर्फ आंख की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने तो चंद एक की बात की है, मैं तो ये भी ऐड कर सकता हूँ कि आपकी आंखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं या थोड़ी सी तिरछी प्लेस्ड है या थोड़ी सी ऊपर की तरफ तिरछी प्लेस्ड है। तो हमारी आंखों की प्लेसमेंट के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। क्या आप लोगों के आई लैशेस लंबे हैं या छोटे हैं या पतले हैं या घने हैं, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी जीन के अंदर लिखी होती है। इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज़ के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो नेचर ने छोटे छोटे जीन्स की फॉर्म में डिवाइड कर दी है। तो क्या अगर हम इन जीन्स को इकट्ठा करना चाहें तो उनका तादाद सिर्फ 100 में होगी? तो आंसर इज नो माय डियर स्टूडेंट्स। उनकी तादाद हजारों में हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। लेकिन एक लम्हे को सोचें तो क्या आप लोगों के पास 1 लाख या 1000 क्रोमोसोम है? तो आप जवाब देंगे नो सर, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ 46 क्रोमोसोम है। अगर हम 46 क्रोमोसोम के ऊपर हजारों लाखों इंफॉर्मेशन को डिवाइड करना चाहते हैं तो कॉमन सेंस हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमें बहुत से जीन्स को एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सवार करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अटैच्ड है, दे आर मेकिंग वन लिंकेज ग्रुप, राइट। तो वो वाली जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अटैच्ड है, दे आर कॉल्ड एज अ लिंक्ड जीन्स। और उनका जो फिनोमेना है जीन्स के आपस में इकट्ठे स्टे करने का, उन्हें हम लोग जीन लिंकेज का नाम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ लिंकेज ग्रुप? जैसे मैंने बोला आप लोगों के पास कि वो तमाम के तमाम जीन्स जो आपस में इकट्ठे रह रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप्स। अब आप जरा बात को गौर से सुने। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46, राइट। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं तो आप लोगों को पता है कि इनकी मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं। उनमें से एक को हम नाम देते हैं ऑटोसोम्स का, और आपको पता है कि ऑटोसोम्स वो वाले क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल में और फीमेल में अलाइक बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें फर्क नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अलावा एक आखिरी पेयर की, तो उसे हम लोग नाम कर देते हैं, जाहिर है, सेक्स क्रोमोसोम का। तो वो वाले जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि मेल के केस में XY पर या फीमेल के केस में XX पर, दे विल मेक अनदर लिंकेज ग्रुप। तो मेरे पास 2 किस्म के लिंकेज ग्रुप हो गए, एक कौन से? ऑटोसोमल लिंक ग्रुप्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स, राइट। तो ये हो गए मेरे पास 2। अब सवाल ये है कि अगर हम इन सब को सम करें, ऐड करें, या कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लिंक ग्रुप्स कितने हैं, तो आप बताएंगे कि जनाब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कितने हैं? 23। तो फिर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम है
और एक पेयर मेरे पास सेक्स क्रोमोसोम का है, तो ये टोटल 23, 22 ये वाले और एक ये वाला, बिकॉज कि हर एक ग्रुप के बनने के लिए जाहिर है एक ऑटोसोम के पेयर होना जरूरी है। और आपको पता है कि ऑटोसोम्स क्या होती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सॉरी क्या होती हैं, वो वाली क्रोमोसोम जो शक्ल सूरत के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंशियल है। यानी कि अगर मेरे पास फर्ज कर लेते हैं कि ये पहला क्रोमोसोम है, तो इस पहले क्रोमोसोम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मुझे अपने ग्रेट फादर से मिला है, और ये जो मेरे पास क्रोमोसोम है इसी का बिल्कुल सेम सिस्टर वाला होमोलॉग ये मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। तो ये पेयर आपस में क्या कहलाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कहलाएगा। तो ये बात आपको पता है कि जब हम इसको देखेंगे गॉनेट्स में तो ये हमेशा टेट्राड की फॉर्म में होती हैं, तो हम इसको मोर अप्रोप्रिएटली कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि ये भी एक पेयर है, और सिमिलरली ये वाला भी मेरे पास क्या है, एक टेट्राड है। ये मुझे अपने ग्रेट फादर से मिला है और ये मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। तो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं और इतने ही मेरे पास लिंकेज ग्रुप्स भी हैं। तो किसी एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स का इकट्ठा पाया जाना क्या कहलाता है, जीन लिंकेज। तो मेरे पास टोटल कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 23। उनकी टाइप्स कितनी हैं भाई, दो टाइप्स हैं, 22 वाली वो कहलाती है ऑटोसोम, और एक सिर्फ एक पेयर वाली जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, राइट। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ जीन लिंकेज ग्रुप्स बनेंगे डेफिनेटली वो भी इन्हीं के इक्वल होंगे, यानी कि 23। अब हम चलते हैं एक बात को प्रूव करने के लिए कि जीन्स आपस में इकट्ठे स्टे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी बुक ने एग्जांपल दी हुई है 3 जीन्स की, उनमें से एक का नाम है एनीमिया, एक का नाम है ल्यूकीमिया और एक का नाम है एल्बिनिज्म। आइए देखते हैं ये चीज है क्या। एनीमिया का मतलब ये होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस मीन हीमोग्लोबिन वो कम है या नहीं, या फिर आपके टोटल नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो जरूरत से कम है या नहीं। आपको पता है कि एनीमिया मींस डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग you can say capacity. It may be due to decreased concentration of hemoglobin per RBC, और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल नंबर ऑफ आरबीसी भी हमारे पास कम हो जाए। दूसरा है मेरे पास ल्यूकीमिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये व्हाइट ब्लड सेल्स का जो इंक्रीज कंटेंट होता है उसे आमतौर पे हम लोग ल्यूकीमिया का नाम देते हैं। और एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर केस में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्किन में मेलानिन जैसा बहुत ही ज्यादा वाइटल यू कैन से एम्ब्रेला लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी स्किन किसी भी किस्म के पिगमेंट से खाली है। तो उस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे तो उसकी आईज बिल्कुल ब्लू कलर की होंगी, उस पर उसके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा। अगर हम उसके हेयर्स की बात करेंगे तो वो भी बिल्कुल वाइट होंगे, उसमें भी कोई किसी किस्म का पिगमेंट नहीं होगा। और आमतौर पर इन लोगों को रोशनी में दिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन तमाम चीजों के जीन्स मीन्स एल्बिनिज्म का जीन, ब्लड कैंसर का जीन और ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट का जो कमी का जीन है, वो सारे के सारे एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट करते हैं। एनीबॉडी इसका जानना चाहे कि नंबर क्या है, तो आंसर इज क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये तीनों जीन चूंकि इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा हम एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म को एक लिंकेज ग्रुप के नाम से याद करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाए जाने वाले 3 जीन्स, उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एनीमिया, दूसरे का नाम मेरे पास क्या है ल्यूकीमिया, और लास्ट का नाम मेरे पास क्या है एल्बिनिज्म, राइट। तो ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों जीन्स एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। लिंकेज ग्रुप बनाने का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, और इसे हम कहे जज करते हैं, इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हमने लास्ट बोर्ड पे डिस्कस किया है कि जीन्स टेंड टू स्टे टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लाए करेंगी तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, और अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे लाए करेंगी तो उसका हमें कैसा पता चलेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करें कि आप उसके रिजल्ट्स को मेंडेलियन रिजल्ट से कंपेयर करें, राइट। आपको पता है कि मेंडल ने हमें 2 लॉज दिए थे, एक को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
अगर आपके लॉ, अगर आपकी आंसर्स, आपके रेशियोज इन दोनों लॉज के इन अकॉर्डेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीन्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आपको इन लॉज से डेविएशन नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको याद है कि जब हम लोगों ने क्या किया था, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखा था, तो आपको याद है कि हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, 9:3:1 की रेशियो आई थी। या हम लोगों ने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की थी और जब हम लोगों ने उसका टेस्ट क्रॉस किया था तो आपको पता है कि उसके रिजल्ट में हमारे पास रेशियो 1:1:1:1 आई थी। यानी कि 25% ऑर्गेनिज्म एक तरह के प्रोड्यूस हुए थे, 25% एक तरह के प्रोड्यूस हुए थे और 25% एक तरह के प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर मेरे पास तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म इक्वल प्रोपोर्शन के प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इट इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ व्हाट, सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फिर यहाँ पर मेंडेलियन लॉस की वायलेशन नहीं हो रही, तो जीन्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे विल नेवर टेंड टू स्टे टुगेदर। लेकिन अगर आप लोगों को इससे डेविएशन नजर आ रही है, मिसाल के तौर पे कि मैंने यहाँ पे ये देखा बाय डियर स्टूडेंट्स कि बजाय इससे कि 25 ऑर्गेनिज्म एक टाइप के थे, 25 एक तरह के थे, 25 एक तरह के थे और 25 या 25% एक तरह के थे, ऐसा हुआ कि ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गए फॉर एग्जांपल 35, ये मेरे पास प्रोड्यूस हो गए 35, ये प्रोड्यूस हो गए फॉर एग्जांपल 15 और ये भी प्रोड्यूस हो गए 15। अब आपको नजर आ रहा है कि बहुत वाज़ेह फर्क है इस 25 में और 35 में और इस 25 में और 15 में। इसका मतलब ये है कि अब रिजल्ट डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम मेंडेलियन लॉज, तो उस टाइम पे डेफिनेटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही बल्कि कोई और फिनोमेना यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है जो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उसे डेविएशन शो करवा रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम उस डेविएशन को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, आप एक ऑर्गेनिज्म लेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम P1 और आप उसे P1 से ही क्रॉस कराएंगे। यू नो कि वो जनरेशन, वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज P1। तो जब आपने P1 को P1 से क्रॉस कराया तो आप लोगों के पास जो यील्ड आई दैट इज द F1 और द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। आप लोग क्या करोगे, आप लोग चेक करने के लिए कि जीन्स आपस में इकट्ठे स्टे कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कर रहे हैं, तो क्या करो, इस F1 ऑर्गेनिज्म को क्या करो, इन दोनों पेरेंट्स में से उस पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो जो होमोजाइगस रिसेसिव है। आए इसके में एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल इट इज कैपिटल T एंड वी आर गोइंग टू मेक अ क्रॉस विद स्मॉल t। यस, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, टॉल, ये कैसा है, ड्वार्फ। तो जब मेरे पास F1 आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल T स्मॉल t। नाउ व्हाट इज बेसिकली अ टेस्ट क्रॉस, ये तो इस F1 ऑर्गेनिज्म का बैक क्रॉस है किसके साथ, इसके साथ, और ये क्या है, ये P1 का होमोजाइगस रिसेसिव है, ये P1 का होमोजाइगस रिसेसिव है। इस किस्म के बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, राइट। तो जब मैं टेस्ट क्रॉस करवाऊंगा किसका, F1 का P1 के होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो प्रोसेस कहलाएगा टेस्ट क्रॉस, राइट। उस टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में हम लोगों को दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस मिल सकती हैं, जैसे मैंने अभी बोला है, वो ये है कि अगर मेरी एक्सपेक्टेड रेशियो, मैं बात यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेशियो, हमने ऊपर डिस्कस किया कि मेरी एक्सपेक्टेड रेशियो थी 1:1:1:1, राइट। अगर तो मेरी तवक्को के मुताबिक 25% ऑर्गेनिज्म इस तरह के प्रोड्यूस हों और 25% इस तरह के प्रोड्यूस हों और 25% टाइप 3 के प्रोड्यूस हों और 25% टाइप 4 के प्रोड्यूस हों, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर, ये वाली रेशियो बिल्कुल मेंडेलियन लॉज के मुताबिक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर जीन्स दे आर नॉट लिंक्ड, ये जीन्स आपस में लिंक्ड नहीं हैं क्योंकि इन्होंने मेंडल के लॉज को डेविएट नहीं किया बाय मेकिंग अ व्हाट, टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर ऐसा हो माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने बोला कि जो रेशियो है वो 1, फॉर एग्जांपल रेशियो 3:2:1 आ जाती है,
तो इसका मतलब मेरे पास यह है कि ये बहुत ही मार्क्ड या वाज़ेह डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल। तो इस वाले केस में जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली हमें ये शो कर रहा है कि वन वे और द अदर इन दो जगहों पे जीन्स आपस में ज़्यादा तरीके से जुड़ गई हैं या बाइंड हो गए हैं, स्टक कर गए हैं, जिसकी वजह से इन दो ग्रुप्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है और इन दो ग्रुप्स का नंबर डिक्रीज हो गया है। तो इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे कि जीन्स दे आर बेसिकली लिंक्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर जीन्स आपस में जुड़े होंगे तो दे विल मेक वन लिंकेज ग्रुप, और उस वाले केस में मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम कि जो हमारा जीन्स हैं दे विल नॉट असॉर्ट डिपेंडेंटली। इसको फर्दर प्रूव करने के लिए हम सहारा लेंगे टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का और देखेंगे कि हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने हमें ये बात समझने में किस तरह हमारी हेल्प की है। और इस पर्पज के लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात हो रही थी ऑल टाइम ग्रेट जेनेटिस्ट की, उसका नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन और टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज नन अदर देन द फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई के ही वाज ऑब्जर्विंग द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। यू कैन सी कि अगर मैं पहले लॉकस की बात करूं तो यहाँ पे बॉडी के कलर की बात हो रही है। बॉडी या तो ग्रे रंग की हो सकती है और या फिर वो क्या हो सकती है? ब्लैक हो सकती है, राइट। अगर बॉडी ग्रे है तो ये डोमिनेंट है ओवर ब्लैक बॉडी, राइट। ग्रे बॉडी कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक बॉडी कलर। सिमिलरली दूसरा जो लोकस है वो है नॉर्मल विंग का, यानी कि अगर विंग्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं और वो ऑर्गेनिज्म को लिफ्ट कर सकते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि ये नॉर्मल विंग है। लेकिन इसकी एक म्यूटेंट फॉर्म वेस्टिजल विंग वाली भी है, यानी कि उस वाले केस में जो विंग्स हैं दे आर कंसिडरेबली स्मॉल एंड दे कैन नॉट हैव द ऑर्गेनिज्म टू टेक अ एयर बर्थ, राइट। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने इन दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को सिलेक्ट किया। मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग इज डोमिनेंट ओवर ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजल विंग्ड ऑर्गेनिज्म। जब उसे क्रॉस किया तो उसने क्या देखा? कॉमन सेंस है, ये दोनों जीन्स डोमिनेंट है इस दोनों जीन्स के ऊपर, तो F1 में जो चीज अपेयर होगी वो कैसी होगी? सारे इस तरह की। तो सारी की सारी F1 अपेरेंटली कैसी हो गई? डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जैसी, मींस ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स वाली। अब हमने किया क्या? हम लोगों ने इस पर्टिकुलर F1 प्रोजेनीज को, ऑफस्प्रिंग्स को हमने बैक क्रॉस कराया। किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो आपको पता है इस किस्म के बैक क्रॉस को हम नाम के देते हैं टेस्ट क्रॉस। सेकेंड लास्ट बोर्ड पे हमने आप लोगों को यही बात समझाई है, राइट। जब हम लोगों ने इस किस्म का टेस्ट क्रॉस किया तो इट वाज द ऑब्जर्वेशन कि पहला लोकस अगर डोमिनेंट है और दूसरा लोकस भी डोमिनेंट है, यानी कि ये वो चीजें जो पेरेंट्स में पाई जाती थी, जाहिर है ये पेरेंट इस तरह का था। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो क्या थे? 965। फिर हमने देखा कि ब्लैक बॉडी और विंग, वेस्टिजल विंग, क्या ये पेरेंट्स में थी यहाँ पे? तो आंसर इज यस, समवेयर हियर, वो यहाँ थे। तो उनके नंबर देखो कितना है? 944, ठीक। अब हम देखते हैं इनकी थर्ड टाइप को। आपको याद है प्रीवियस बोर्ड में मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बोला था, वो यही है। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3, ये टाइप 4 है। तो ये जो मेरे पास टाइप 3 ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का है? ग्रे बॉडी, यस ग्रे बॉडी है। लेकिन क्या वेस्टिजल विंग साथ थे हमारे पास? तो आंसर इज नो। ग्रे बॉडी कलर के साथ वेस्टिजल विंग्स का कैरेक्टर अटैच नहीं था, ये एक नई चीज बनी है। सिमिलरली अगर मैं ब्लैक बॉडी के साथ देखूं तो ब्लैक बॉडी के साथ वेस्टिजल विंग तो पेरेंट्स में प्रेजेंट थे, लेकिन ब्लैक बॉडी के साथ नॉर्मल विंग्स प्रेजेंट नहीं थे। तो इस रिजल्ट में मेरे पास क्या हुआ? इसके रिजल्ट में मेरे पास दो किस्म की कैटेगरीज प्रोड्यूस हो गई। एक वो वाले जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह से थे, यानी कि हम इन दो ग्रुप्स की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग पेरेंटल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पेरेंटल का। लेकिन आप नीचे वाले दो ग्रुप्स की बात करेंगे तो ये पेरेंट्स जैसे नहीं हैं बल्कि पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, राइट। और शायद इन्होंने क्या किया है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो किया है। तो ये कहलाते हैं मेरे पास क्या? नॉन पेरेंटल। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? नॉन पेरेंटल। अब आपने बात को ध्यान से सुनना है कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का नंबर
यहाँ पे बहुत ज्यादा है भाई। गौर करें कि टोटल में इनको काउंट करूं अगर तो बनते हैं 2300, तो 2300 में से 965 ऐसे हैं, 2300 में से 944 ऐसे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 206 और 185 185 वो सिर्फ कैसे हैं, इस तरह के। तो पेरेंटल का नंबर बहुत ज्यादा है और नॉन पेरेंटल का नंबर बहुत ज्यादा कम है। आइए देखते हैं कि इससे हमें पता क्या चलता है। इससे थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया। उसने बोला कि चूंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पेरेंट की तरह से हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनके नंबर में फाइंड करना बड़ा आसान तरीका है। क्या करते हैं आप लोग, गेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकल आती है। हमने ये वाला काम यहाँ पर भी किया हुआ है। हमने देखा था कि इन ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज क्या है, तो कोई मसला नहीं है, 965 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 100 परसेंटेज निकल आएगी आप लोगों के पास। तो पेरेंटल की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। थोड़े से मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन पेरेंटल हैं, बहुत ही थोड़े से ऐसे हैं, अ फ्यू, जिनका नंबर नॉन पेरेंटल है, लेकिन सबसे ज्यादा कैसे हैं, पेरेंटल, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। पेरेंटल की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि भाई बॉडी शेप और विंग साइज ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट करते हैं। क्यों? अक्सरियत ने इकट्ठे रहने का इरादा किया है, लेकिन ये मैंने बट लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई पैरेलल प्रोसेस यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है कि जिसकी वजह से इन सिर्फ थोड़े से नंबर के अंदर बहरहाल लिंक ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाद में जब रिसर्च आगे चली और आगे बढ़ी और हम लोगों ने कुदरत के इस फिनोमेना को अनहाइड करने को या इसको जांचने का पक्का इरादा कर लिया, तो फिर नेचर ने हमें ये बात बताई कि बेसिकली जब मियोसिस हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में यू नो वेरी वेल कि ये मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। ये ब्लू वाले कपड़े मैंने क्रोमोसोम को पहनाए हैं फादर की तरफ से, और रेड कपड़े पहनाए हैं मैंने उस क्रोमोसोम को जो मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। तो ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम और मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम। यानी कि हम उन 23 लिंकेज ग्रुप्स में से सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जो डायग्राम उन्होंने जाहिर की हमें बताई वो क्या थी कि देखें, जिस जीन के ऊपर प्लस साइन प्रेजेंट होगा उसका मतलब ये है कि ये उसका वाइल्ड जीन है, ये नॉर्मल जीन है। तो बी प्लस का मतलब ये है कि ये नॉर्मल बॉडी शेप है। इट इज नॉट ग्रे, इट इज नॉट ब्लैक, इट इज ग्रे। तो ये मेरे पास ग्रे बॉडी है और ये वीजी प्लस का मतलब है नॉर्मल विंग। ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग। जाहिर है इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसकी इंफॉर्मेशन चूंकि माइटोसिस से बनी है, इसी पर्टिकुलर डीएनए का एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो अगर यहां बी प्लस है तो 100% बात है कि इसके सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर भी बी प्लस ही लिखा हुआ होगा, और अगर ये वीजी प्लस है तो इसके इस सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर भी वीजी प्लस ही लिखा हुआ होगा। तो इनके ऊपर बी प्लस, इसका मतलब ये है कि पेरेंटल क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन हो गया बी प्लस और वीजी प्लस। लेकिन अब हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट मैटरनल क्रोमोसोम। वहां पे नजर आ रहा है कि बी का मतलब है ब्लैक बॉडी, ये उसका म्यूटेंट है। किसका म्यूटेंट है? बी प्लस का। बी प्लस क्या था? ग्रे। म्यूटेंट क्या है? ब्लैक। ठीक, अब देखते हैं कि वीजी प्लस का म्यूटेंट क्या है। वीजी प्लस इज नॉर्मल, मींस विंग्स आर नॉर्मल, लेकिन इसका जो म्यूटेंट स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल वीजी, इट स्टैंड्स फॉर वेस्टिजियल। तो ये वाले दो जीन्स जो हैं ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही होमोलोगस के लिंकेज ग्रुप के ऊपर लोकेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कैसे ऐसा हो गया कि ये दो वैरायटी भी प्रोड्यूस हो गई? तो इसका आंसर ये है कि ये फिनोमेना है यहाँ पे ये जो बाहर वाले क्रोमेटिड्स होते हैं यूजुअली दे टेंड टू स्टे इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेरी फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो जाहिर है ये वाले ऑर्गेनिज्म और ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हमेशा तादाद में ज्यादा बनते हैं वो यहाँ पेयर होंगे। लेकिन अगर मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अगर मैं उन क्रोमेटिड्स की बात करूं, उन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करूं कि जो टुवर्ड्स इनर साइड अंदर की तरफ पाए जाते हैं, वो आपस में यूजुअली क्या करते हैं, अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं।
जब वो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे तो फिनोमिना क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर। किस पॉइंट से एक्सचेंज करेंगे, क्याज़-मेटा के पॉइंट से। तो क्याज़-मेटा के पॉइंट में अब आपने एक बात और गौर से सुनी है, क्या सारे के सारे क्याज़-मेटा जहां बनते हैं वहां पे एक्सचेंज हो जाता है, तो आंसर इज नो। सारे के सारे क्याज़-मेटा हमेशा एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स को इंश्योर नहीं कर रहे होते, कभी कभी ऐसे होता है। तो इन्होंने तो वैसे ही हिस्सा नहीं लिया था बाहर वालों ने, ये तो वैसे ही प्लस बी प्लस वीजी प्लस और बी और वीजी तो वैसे ही अलग हो गए। लेकिन जो अंदर वाले थे उनमें से पहली बात है क्रॉसिंग ओवर हुई कम, यानी कि नंबर ऑफ क्याज़-मेटा कम बने। और अगली बात कि जो क्याज़-मेटा बने उनमें से भी बहुत से इंडिपेंडेंटली वैसे स्लिप हो गए, जो थोड़े से बचे वो यहां अपीयर हुए। इस वाले केस में बी प्लस के साथ वीजी प्लस आया, मींस ये पेरेंटल है। अगले वाले केस में देखें कि बी के साथ वीजी प्लस था पहले, तो आंसर इज नो, ये मेरे पास एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई। सिमिलरली इस बी प्लस के साथ कभी वीजी नहीं था, वो भी नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई। तो इस लिहाज से ये जो दो एक्सट्रीम्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों तादाद में हमेशा ज्यादा बनते हैं और ये कहलाते हैं पेरेंटल। और ये जो सेंटर में है ये कहलाते हैं क्या, नॉन पेरेंटल, बिकॉज के नंबर हमेशा तादाद में कम बनता है। अगले यू कैन से हम लर्निंग में ये देखेंगे कि इन पर्टिकुलर चीजों को इस्तेमाल करके हम आज के लेक्चर की आखिरी बात यानी कि जीन मैपिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दो जीन्स एक दूसरे से ज्यादा फासले पे लोकेट कर रही हैं, एक दूसरे के करीब करीब लोकेट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज जीन मैपिंग। ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, डेफिनेटली ये सिर्फ एक ही वे से पॉसिबल है कि मैं इस नॉलेज को, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज का नॉलेज और नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज का नॉलेज, वो हमारे पास हो और उस पर्टिकुलर नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी अगले सलीम को इस्तेमाल करें और उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, कौन से जीन्स जो है वो बहुत करीब करीब हैं और कौन से जीन्स जो है वो बहुत दूर हैं। लेकिन फिर मैं अगेन आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज का जरूर पता होना चाहिए। तो अगले बोर्ड पे हम आपसे देखेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं और उसे जेनेटिक मैप हम कैसे बनाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के टॉपिक का आखिरी पार्ट स्टडी कर रहे हैं। वो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि अगर मुझे ये पता चल गया है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है और उसके रिजल्ट में हम लोगों ने उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस को फाइंड कर लिया है, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे नजर आ रहा है कि थॉमस एंड मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने बी प्लस और वीजी मींस पेरेंटल की जब परसेंटेज फाइंड की तो वो कैसे फाइंड की, डेफिनेटली टोटल मार्क्स ओवर गेन्ड मार्क्स इनटू 100, यानी कि इंडिविजुअल पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स इस कॉम्बिनेशन के साथ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 100, तो क्या है मेरे पास 42%। सिमिलरली ये मेरे पास एक और पेरेंटल टाइप है, दैट इज समवेयर हियर, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपस में ये पेरेंटल है। ये क्यों पेरेंटल बोल रहा हूँ, बिकॉज कि इनका जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स जैसा है तो पेरेंटल कराएंगे। ये क्या था, बी प्लस वीजी, ये कितने परसेंट हुए, 42%। और ये बी और सिंपल वीजी, ये भी एक और पेरेंट था, मींस ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग वाले, ये कितने बने, 944 ओवर 2300 इनटू 100, इट वाज इक्वल टू 41%। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट जैसे हैं वो 42% और 41% है। अब बात करते हैं दरमियान वालों की, ये वाले, ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, बिकॉज कि बी प्लस के साथ तो वीजी था ही नहीं, ये अब आया है, ये ब्रेक होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बना है, तो ये बनेगा बी प्लस और वीजी, ये कितने परसेंट हुआ, जस्ट 8.9%। सिमिलरली और बी के साथ तो कभी वीजी प्लस था ही नहीं, वो तो अभी आया है यहाँ पर, यानी कि ब्रेक होने के बाद मिला है, तो ये बन जाएगा बी वीजी प्लस और ये है मेरे पास जस्ट 8%। जब मेरे पास ये सारी की सारी परसेंटेज आ जाएगी तो अब मुझे फाइंड करना है कि इन टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, वो ये है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। आप देखो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, सिर्फ ये, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8.9 प्लस 8, राइट। सम ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स वो ये है रिकॉम्बिनेंट्स
8.9 और 8.1 ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, यानी कि मैंने पेरेंटल भी लिखते हैं और नॉन पेरेंटल भी लिखने हैं, पेरेंटल भी लिखनी है और नॉन पेरेंटल भी लिखनी है, तो मैंने इन सबको डाल दिया 42, राइट, 8.9, 8, 41, इन सबको जब मैं सम करूंगा तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 100%, तो इनको सम करूंगा तो आएगा 16.9%, तो इनका सम भी अप्रोक्सीमेटली 16.9 ही आएगा। इस 16.9 को मैं परसेंट लिख सकता हूं, फीसद, कितने परसेंट जो लोग हैं वो क्या है, कॉम्बिनेंट्स है, यानी कि वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट है। सवाल ये है कि ये जो मेरे पास 16.9 है, अब तक तो मैं इसे सिंपल बोल रहा हूं क्या परसेंट, लेकिन इसी परसेंटेज को हम जेनेटिक मैप पे इस्तेमाल करेंगे और अगर जेनेटिक मैप को इसके करीब करीब भी हुआ तो हम इन्हीं को मैप पॉइंट्स का नाम देंगे, यानी कि 16.9 मैप पॉइंट डिस्टेंस के ऊपर दूसरे के फासले पे लाई कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थॉमस हंट मॉर्गन ने इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को बना के छोड़ दिया था। फिर उसका एक होनहार शागिर्द था, उसका नाम था स्टर्टिवेंट। उस पर्टिकुलर स्टर्टिवेंट ने क्या किया कि उसने मोर देन 2 जीन्स को स्टडी किया। उसने सिर्फ और सिर्फ 2 जीन्स के बात नहीं की, उसने 3 जीन्स को इकट्ठा क्रॉस करवा के देखा। फॉर एग्जाम्पल कि उसने बॉडी कलर और विंग साइज के साथ एक और जीन भी स्टडी, का नाम था सिनाबार, यानी कि बॉडी कलर क्या हो सकता था आपको पता है, ब्लैक या ग्रे, विंग साइज क्या था आपको पता है, वेस्टिजियल या नॉर्मल, सिनाबार या तो जीन या तो आईज जो थी वो थी रेड और या थी ब्राइट रेड। तो एक ऐसी फ्रूट फ्लाई जिसकी आईज ब्राइट रेड थी, उसने उस आई कलर को नाम दिया सिनाबार। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने यही मेथड इस्तेमाल करने के बाद इनके नंबर ऑफ परसेंटेज निकाली, यानी कि सिनाबार और बॉडी नॉर्मल बॉडी कलर में जो परसेंटेज थी वो कहती 9%, बॉडी कलर और वेस्टिजियल की बात की था 17%। उसने इन सारी की सारी चीजों को बाद में यूज किया टू मेक अ जीन मैप। लुक एट दिस, कैसे इसको डिजाइन किया गया। उसने बोला कि देखो बॉडी कलर और वेस्टिजियल ये जो 2 जीन्स हैं, दे आर ऑफरिंग 17% ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हुई है, तो ये वाले जीन्स बार बार ब्रेक हुए हैं और टूटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जीन्स मैक्सिमम फासले पे लोकेट कर रहे हैं। भाई जितने ज्यादा 2 जीन्स एक दूसरे के फासले पर होंगे उतने ही ज्यादा उनके रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो उसने ये लिखा कि जो बॉडी कलर है और विंग शेप है, मींस वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मींस दे आर लाइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ही displayed or showed this particular thing by means of a straight line showing 17% over here, यानी कि इस पर्टिकुलर जीन और इस जीन के दरमियान जो फासला है वो 17 MP है। MP क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, मैप यूनिट्स, MPUs मैप यूनिट्स। फिर हम देखते हैं कि उसे देखा कि जो बॉडी कलर है और सिनाबार है उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 9% है। इसका मतलब है कि ये 2 जीन्स ज्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। सिमिलरली जब मैंने सिनाबार और वेस्टिजियल जीन की बात की तो वो 2 जीन्स भी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी शो कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये वाले 2 जीन्स और ये वाले 2 जीन्स आपस में ज्यादा टाइटली बाइंडेड है। इसका मतलब होगा कि सिनाबार जीन बॉडी शेप और वेस्टिजियल जीन के दरमियान में लोकेट करता है, राइट। तो हम लोगों ने जीन डिस्टेंस को माइंड में रख के जीन की पोजीशनिंग की, दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज जीन मैपिंग। मैं बताने में कामयाब हुआ हूं कि हमारे पास बॉडी शेप का जीन और विंग शेप का जीन वो बहुत ज्यादा दूर हैं, बिकॉज कि वो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी कलर और सिनाबार का जीन क्या कर रहे हैं, वो पास पास है। सिमिलरली सिनाबार और विंग शेप का जीन वो पास पास है। अब आखिरी बात जो आपको डिस्कस की है वो ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, कि अगर ये 9% है और ये 9.5% है तो आंसर आना चाहिए था इन दोनों के सम को 18.5।
मैथ बहुत आसान है, 9, 9, 18 और 0.5, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का सम देखता हूं तो वो क्या आना चाहिए था 18.5, लेकिन मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 17। सवाल ये है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर आंसर से मैच क्यों नहीं कर रही। तो इसका आंसर है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स कि देखें इस पर्टिकुलर जीन के दरमियान में होने वाले क्रॉसओवर और इस पर्टिकुलर जीन में होने वाले क्रॉसओवर की ये इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जीन के अंदर होने वाले क्रॉसओवर के इफेक्ट को इसके अंदर होने वाले क्रॉसओवर इफेक्ट ने नलीफाई कर दिया हो। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसे कि ये भी माइनस हुआ था एक क्रॉसओवर के बाद, ये भी माइनस हो गया, एक और क्रॉसओवर हो गया, तो इफेक्ट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उस पर्टिकुलर प्लस का इफेक्ट डेफिनेटली मुझे यहां नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे क्रॉसओवर नहीं हुआ है, यहां पे क्रॉसओवर नहीं हुआ। दैट्स वाई कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिक फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होता है। तो ये थी सारी बात मेरे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम एलिक फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं लोकेशन ऑफ द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, और ये भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी जीन्स हैं वो साथ साथ जुड़ी हुई हैं और कौन सी जीन्स हैं वो दूर दूर फासले पर हैं। राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड विद दिस पर्टिकुलर दुआ जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए करता हूँ कि मेरी दुआ है कि आप इस पर्टिकुलर इल्म को इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हों, और जब कभी भी दुआ करें अपने अजीम वालिदैन को जरूर याद रखें और साथ हमें भी दुआ में जरूर याद रखें। इस अजीम दुआ के साथ ही आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज।